कल मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क किए कल का होमवर्क किए क्या? ये पेज नंबर 1 और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था हमको, म्यूचुअल इंडक्शन निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। होमवर्क का जो क्वेश्चन था कल का हमारा फर्स्ट वाला, इस पे एक छोटी स्क्वायर कोप्लेनर कॉइल है, एक ये साइड ए, और फिर उसके बाहर एक बहुत बड़ी स्क्वायर कॉइल है। ठीक है, साइड बी वेयर ए इज मच ग्रेट सॉरी ए इज मच लेस देन बी एंड दीज आर कोप्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं ये। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्शन हमको निकालना था कि भाई इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्शन कितना है। तो ये कैसे किए थे, क्या करना पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए? आपको सेकंड वाली कॉइल में, बाहर वाली कॉइल में करंट देना है। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो म्यूचुअल इंडक्शन विल बी गिवन बाय, आप बाहर अगर करंट दे रहे हो, जैसे I2 आपने दिया, तो N1 phi V1 डिवाइडेड बाय I2 करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको बाहर वाली कॉइल में करंट देते हो, तो बाहर वाली कॉइल के कारण अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये बाहर वाली कॉइल के कारण अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप बाहर वाली कॉइल में करंट देते हो तो इतनी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी। ठीक है, कांस्टेंट होगी ये। तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे m इज इक्वल टू N1, इसमें नंबर ऑफ टर्न 1 है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 एंड एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल डिवाइडेड बाय I2। अब यहाँ पे आपको बाहर वाली कॉइल के कारण अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये निकालना है। मैंने कल बोला था कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, जहां पे हमने बायोट सेवार्ट लॉ किया हुआ है, उस पोर्शन को करके आना था, उस पोर्शन को करना था जहां पे हमने बायोट सेवार्ट लॉ किया हुआ है। ठीक है, याद याद आया कि नहीं आया? तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट लॉ आपको याद होगा, ये हमने इस तरह से कैलकुलेशन किया था। इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज a/2, और अगर हम एंगल की बात करें तो ये एंगल भी 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री, और जितना इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी चारों के लिए होगी। और ये जो डिस्टेंस है ये a/2 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दिस इज b2, और एरिया अंदर वाली कॉइल का लेता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद में फिर आपके लिए आएगा दिस इज I2 डिवाइडेड बाय a/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45 डिग्री, एंड देन a1 मतलब अंदर वाली लूप का एरिया आ जाएगा आपका a² होल डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज नॉट a/2, ये डिस्टेंस आपका b/2 है, तो यहाँ पे रहेगा ये b/2 डिवाइडेड बाय I2। ये स्टेप पे ध्यान देना, क्या लिखा हूं मैंने ऊपर, सर्कुलर लूप के सॉरी स्क्वायर लूप के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखा मैंने। स्क्वायर लूप के कारण, ये स्क्वायर लूप है, इस स्क्वायर लूप के कारण यहाँ पर सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये इसका फार्मूला है। I2 और I2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये b/2 है तो 2 फैक्टर ऊपर चला गया, b नीचे रहेगा, और ये 2 इंटू साइन 45 1/√2, तो ये 2 टाइम्स रहेगा इंटू a²। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर दें तो ये एक 4 से ये एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4, या 2√2 हम लिख सकते हैं इसको, दिस इज 2√2 म्यू नॉट
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई बी, दिस इज द रिक्वायर्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन है। ये मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, बस अगर आपको ये याद है पुरानी जो हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, अगर ये याद है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, दिस इज पेज नंबर 1। फिर दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना बता रहा हूं मैं। ये समझ गए या डाउट है किसी को कोई? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क का, सेकंड क्वेश्चन अभी होमवर्क का। सेकंड क्वेश्चन क्या था होमवर्क में? दो कोएक्सियल सोलिनॉइड लिए थे, दो कोएक्सियल सोलिनॉइड है ना, जिनकी लेंथ सेम थी, रेडियस अलग अलग थी, और उसके लिए हमें ये कैलकुलेशन करना था म्यूचुअल इंडक्टेंस का। और ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन स्टेट बोर्ड में अभी मुझे कंटेंट देखना पड़ेगा, उसमें डालें कि नहीं हम लोगों ने। पहले तो नहीं था, बट अभी पता नहीं, हो सकता है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो सेकंड क्वेश्चन था होमवर्क का, तो ये था कि यहां पर एक ये एक सोलिनॉइड है एक, ठीक है, और फिर इसके अंदर एक और सोलिनॉइड लिए, बोथ आर कोएक्सियल, ये इस तरह से। तो ये दो सोलिनॉइड हैं और दोनों के एक्सिस सेम है यहाँ पे, दिस इज सपोज द एक्सिस, ठीक है। तो बाहर वाले जो सोलिनॉइड है, कोएक्सियल सोलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। कोएक्सियल सोलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज कोएक्सियल सोलिनॉइड, कोएक्सियल सोलिनॉइड, ठीक है। तो बाहर वाले को 2 ले लो और अंदर वाले को 1 ले लो आप, बाहर वाला 2 अंदर वाला 1, और दोनों की लेंथ सेम है, L1 is equals to L2 here, and suppose it is equals to L, and N1 is N1 upon L, or N2 is N2 upon L। ये अंदर वाली रेडियस R1 और बाहर की रेडियस इस पे कितनी है? R2 है। अब इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिशन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं इनके। अब हम कैलकुलेट करते हैं भाई कि इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। इसके लिए क्या करोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आपको करंट किसमें देना है? बड़ी वाली लूप में हमेशा, क्योंकि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो छोटी लूप होती है उसमें कांस्टेंट मिलती है। तो आप ये बाहर वाली लूप में करंट दो I2, और I2 अगर आप करंट दे रहे हो तो अंदर वाली लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला आप क्या लिखोगे? दैट इज N2 phi B2 अपॉन I1, या N1 phi B1 अपॉन I2। तो हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला टर्म हम यूज कर रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आप कहीं से भी कैलकुलेट करो, दोनों तरफ से आंसर सेम आना चाहिए। आंसर दोनों तरफ से सेम ही आता है, कैसे भी आप कैलकुलेट करो आंसर विल बी द सेम। तो हम यहाँ पे करंट दे रहे हैं बाहर वाली लूप में, और मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे अंदर वाली लूप के लिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M will be given by N1 phi B1 upon I2, and this is equals to M equals to N1। मतलब अंदर वाली लूप में कितने टर्न है? N1। तो N1 की जगह आएगा स्मॉल n1 इंटू L। यहां पर से देखो, अंदर वाली लूप में नंबर ऑफ टर्न N1 इंटू L,
और बाहर वाली लूप में जो नंबर ऑफ टर्न है दैट इज n2 इंटू स्मॉल n2 इंटू l। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, n1 की जगह n1l आ गया, और 5b1 मतलब अंदर कितना फ्लक्स है, तो अंदर जो फ्लक्स आएगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आउटर कॉइल, और एरिया आपको कौन सी वाली कॉइल का लेना है, अंदर वाली कॉइल का एरिया लेना एक टर्न, एंड डिवाइडेड बाय I2, एंड देन n1l। बाहर वाली कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट n2 I2, और अंदर वाली कॉइल का एरिया दैट इज पाई r1 स्क्वायर। ये समझ गए या डाउट है कोई? होल डिवाइडेड बाय I2। ये स्टेप समझ गए या कोई डाउट है? व्हाट इज B2 हियर? B2 is magnetic field of outer solenoid, और फार्मूला क्या होता है आउटर सोलिनॉइड है तो μ2 n2 into I2, सो दिस इज द फार्मूला। तो I2 से I2 कैंसिल हो गया, n1l म्यू नॉट स्मॉल n2 pi r1 square, so this can be written as mu naught n1 n2 length into pi r1 square, this is the mutual inductance। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया किसके लिए, कोएक्सियल सोलिनॉइड के लिए। देख लो आप लोग बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे, कोई डाउट है तो पूछ लो इस पे, कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है बेटा? सर हाँ बोलो। वो A1 मतलब पाई R1 स्क्वायर तो एक टर्न का एरिया होगा ना, तो उसमें n से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं ना, किससे मल्टीप्लाई नहीं किए? n से किए ना, सब में शुरू में कर दी वो, तो n1 मतलब सबसे शुरू में आ गया ना। देख B2 इंटू A1 क्या है, एक टर्न का फ्लक्स है, और उसमें तुमने पहले ही n1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल n1 किसके इक्वल है, स्मॉल n1 इंटू l के इक्वल है ना, तो पहले मल्टीप्लाई किया ना, इसीलिए तो मल्टीप्लाई किया आपने, टोटल फ्लक्स है ये, समझ गए? B2 डॉट A1 या B2 इंटू A1 इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर वन लूप। ठीक है, क्लियर हो गया अभी सिल्वी? यस सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे आप लोग, ये कोएक्सियल सोलिनॉइड के लिए है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हो गया क्या, ले लिए? यस सर। ठीक है, ले लिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, अब इस पे अगले पेज पे जा रहे हैं। मतलब ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करना। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक और क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस के कैलकुलेशन के लिए। पेज नंबर 3, देखो पेज नंबर 3 क्वेश्चन ये है, कोएक्सियल लूप हम रख रहे हैं यहाँ पे। देखो कोएक्सियल लूप मतलब ये एक बड़ी लूप हमने लिए, ठीक है, और इस पे टर्न है n, नंबर ऑफ टर्न इज n1 हियर, और इसकी रेडियस सपोज कैपिटल R है, ठीक है, या B हम इसकी रेडियस रख दे रहे हैं यहाँ पे,
और इस पे N1 टर्न है। इसके बगल में एक छोटी लूप हमने ऐसी रखी जिसका एरिया वेक्टर इधर है, इस पे N2 टर्न है, या फिर इसको N2 ले लो और इसको क्या ले लो, यहाँ पे N1 ले लो, और इसको आपने इस तरह से रखा तो को एक्सियल वर्स है, सॉरी को एक्सियल भी नहीं है यहाँ पे। इसके एक्सिस पे दूसरी वाली लूप को आपने ऐसा रखा और इसकी रेडियस यहाँ पे है a, where a is much less than b and यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N1 है। तो इस अरेंजमेंट का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज x, ये इतने डिस्टेंस को आप x कंसीडर कर लो, ये डिस्टेंस इतना x है। समझ गए अरेंजमेंट? तो इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको बताना है कितना होगा। ये एंगल यहाँ पर थीटा डिग्री का है। कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई बताओ जरा, किस तरह से करोगे? एनीबॉडी सोचो जल्दी से, किस तरह से करोगे? समझ गए डायग्राम, समझ गए या नहीं? हेलो, डायग्राम समझ गए? डायग्राम समझ गए या नहीं? हेलो, दो लूप दी हुई है वहां पे, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना कितना होगा। दो लूप हैं, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? अरे समझ गए या नहीं क्वेश्चन, की डाउट है क्वेश्चन में? क्वेश्चन समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है, अभी बताओ कैसे आएगी। जब भी ये करना हो आपको हमेशा क्या करना है, बड़ी वाली कॉइल पे, हमेशा बड़ी वाली कॉइल पे करंट दो। तो ये हमने बड़ी वाली कॉइल पे करंट दिया, सपोज दिस इज I2, और इस I2 के कारण यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे। तो इसके कारण ये सपोज सेकंड कॉइल है और ये यहाँ पे फर्स्ट कॉइल है, तो ये सेकंड कॉइल के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी V2, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला रहेगा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। और ये जो m2 है, दिस m2 इज n2 इंटू I2 इंटू पाई b स्क्वायर होता है। तो ये पूरा फार्मूला रहेगा इतना, देख लो भैया अच्छे से। m2 का मतलब क्या है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आप लिखोगे फिर तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा m2, और m2 किसके बराबर रहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट इसका, n2 I2 एंड पाई b स्क्वायर। समझ गए या नहीं? ये इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो आप डायरेक्ट, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नहीं लिखता, इतना ही लिखता हूँ जितना आपको याद है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर हो गया या डाउट है अभी भी? एंड दिस इज m2, आपने इसमें करंट दिए। अब इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करो, छोटी वाली लूप में, छोटी वाली लूप में अब आप इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करो कितना आएगा। छोटी वाली लूप में बेटा फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फ्लक्स ऑन स्मॉलर कॉइल N1 phi B1 डिवाइडेड बाय I2, सो दिस इज N1 B2, और एरिया छोटी वाली लूप का लोगे, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय I2, सो दिस इज N1 B2 A1 cos थीटा डिवाइडेड बाय I2, और उसके बाद अब आप ये वाली वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पे। तो मैं जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे लिखा हूं मैंने, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, दिस मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए। ये m2 किसके बराबर है, दिस इज n2 I2 इंटू पाई b स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, दिस इज n2 I2 एंड पाई b स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड V2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 3/2। अब आगे का जो कैलकुलेशन, इसके आगे M is म्यूचुअल इंडक्टेंस N1,
ठीक है। एंड व्हाट इज B2? B2 ये है आपके पास में, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, M2 भी पूरा सब्स्टिट्यूट करो, सो दिस इज M2 I2 पाई B स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पावर 3/2 और फिर A1 cos थीटा, सो नाउ A1 इंटू cos थीटा और होल डिवाइडेड बाय जब आप करोगे दैट इज I2, तो ये I2 से यहां पर का I2 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको रीअरेंज कर दो, A1 की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे आगे, सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद आएगा 2 फैक्टर N1 N2 पाई B स्क्वायर और A1 कितना है, दिस इज पाई A स्क्वायर होल इनटू फिर आएगा यहाँ पे cos थीटा and then whole divided by x square plus b square power 3/2. This is the required answer for coefficient of mutual inductance for the given arrangement. समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए? सर एक बार फिर से। ठीक है, देखो एक्चुअल में इसमें अरेंजमेंट समझ गए कि नहीं? यहाँ पे एक बड़ी लूप लगी हुई है ना, एक बड़ी लूप है और यहाँ पे हमने एक छोटी लूप लगा दी है, तो इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना कितना होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन जो कंटेंट है इसका वो पुराना यूज हो रहा है अल्टीमेटली। तो ये सर्कुलर लूप के कारण यहाँ पे एक्सिस पे आप मैग्नेटिक फील्ड देखो, तो इस बड़ी वाली सर्कुलर लूप के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B2 इज इक्वल टू कितना आएगा, mu naught upon 4 pi 2 M2. What is M2 here? That is magnetic moment into x square plus b square power 3/2. और म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए भाई इस इन दोनों कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है आप क्या करोगे, N1 इसमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न इसमें N1, सो N1 5E1, 5E1 मतलब इसका फ्लक्स, एक टर्न का फ्लक्स अपॉन I2, आपने करंट इसमें इमेजिन किया है, बस हो गया। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? उसके बाद कैलकुलेशन कर दिया मैंने। तो अब दिस इज N1 और 5B1 मतलब B2 डॉट A1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी B2 है और इसका एरिया कितना है, A1 है। दिस इज दियर एरिया वेक्टर, क्योंकि कुछ एंगल बना दिए थे हमने, ये एंगल है A1, A1 मतलब इसका एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे दोनों, अगर ये वाली कॉइल भी ऐसी रख देते आप तो cos की वैल्यू 0 होती, cos 0 मतलब 1 हो जाता, अदरवाइज ये cos के टर्म पे मिलेगा यहाँ पे। समझ गए या डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए या डाउट है? समझ गए? हाँ ठीक है, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर हाँ, अगर ए लूप बड़ी होती है तो थोड़ी सी, देख फिर अगर बड़ी होती ना तो फिर आप ये कैलकुलेशन इतने आसानी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि जहां पे आपको फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है वहां पे फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन बराबर कर सको, मैग्नेटिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सको या बने आपसे। तो सर्कुलर या इस तरह की कॉइल में कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहती है ना। ठीक है, समझ गए योजित? यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। क्लियर हो गया अभी? उसके लिए क्या करेंगे फिर हम लोग? क्या उसके लिए क्या करेंगे फिर कैलकुलेट करने के लिए? उसके लिए नहीं सकते, वैसे क्वेश्चन आते नहीं, उसको कुछ कर ही नहीं सकते आप। अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना चाहिए, जो तुम्हारा डाउट है उसमें क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे अगर बड़ी ले लोगे, अप्रिशिएबल अमाउंट की ले लोगे, इसलिए a इज मच लेस देन b लिख दिया। मतलब जहां पर छोटी वाली लूप रखी है जिसकी रेडियस स्मॉल a है, ठीक है, जहां पे छोटी कॉइल है जिसकी रेडियस स्मॉल a है, अगर आपने ये कंडीशन नहीं रखा तो यहाँ पे ये पूरी लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं रहेगी, फिर कांस्टेंट नहीं रहेगी, और कांस्टेंट नहीं रहेगी तो आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिए? यस सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं अभी इस पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। हमने फ्लक्स का कैलकुलेशन एक बार और किए थे,
दिस इज पेज नंबर 5 आएगा कि 4 आएगा? ये 5 है ना? हेलो 5 है? अरे 5 है या 4 है? कुछ तो बोलो। 4 है सर। 4 है, ठीक है। तो दिस इज पेज नंबर 4 और इस पे देखो। हाँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिए हमने, स्ट्रेट वायर, ठीक है, और इसके बगल में एक ये इस तरह की लूप हमने रख दी है। ये ऐसे एक इनफाइनाइट लेंथ मतलब बहुत ज्यादा लेंथ का एक वायर है और एक लूप आपने ऐसी रख दी है, दिस इज बी, दिस इज ए, और इतना जो डिस्टेंस है ये सपोज मैं कितना ले लूं यहाँ पे, इसको एल ले लो, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, और ये वाली जो डिस्टेंस है इतना यहाँ तक का, ये ए है। तो इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, ठीक है, इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। दो कंडक्टिंग, ये वायर है इनफाइनाइट लेंथ का और ये कंडक्टिंग फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम, और इतना जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज ए। तो अब इस अरेंजमेंट का आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, कितना होगा। समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए बेटा? इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको बताना है कितना होगा। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। क्या करोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस? नीट वालों के लिए नहीं है, बस आप लोग देखो बेटा किस तरह से कैलकुलेशन की है हमने। मतलब अगर ये स्ट्रेट वायर में करंट चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आती है, और इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। वो नीट के लिए भी है कि भाई अगर इसमें करंट बदलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक करंट यहाँ पे है तो यहाँ फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर इसका करंट बदलेगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ऑलरेडी हमने करके देख लिया, डायरेक्शन है ना। तो नीट लेवल पे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पर करंट है आई और ये करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। मान लो करंट डी आई अपॉन डी टी किस रेट से बदल रहा है, दैट इज +2 एम्पियर पर सेकेंड। मान लो करंट बढ़ रहा है, तो अगर करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, अंदर की तरफ आएगी, और फिर से वही कहानी अपनी रिपीट होगी। अगर क्रॉस वाली फील्ड है तो आपको नॉर्थ पोल इसके पास में ले जाना है, बढ़ रहा है मतलब पास में ले जाओगे, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि फ्लक्स को ना बढ़ने दे। तो नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो नॉर्थ पोल जैसा यहाँ पे इंड्यूस करंट आएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज दिस, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इतना जो क्वेश्चन है वो नीट लेवल के लिए हो गया, जेई लेवल के लिए हो गया, लेकिन इसके बाद हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर निकालना है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक्चुअल में म्यूचुअल इंडक्टेंस से ये पता चलेगा कि ये इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी है। तो वो नीट के लेवल के लिए नहीं है, सिर्फ जेई लेवल के लिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपने निकाल लिया तो आप इंड्यूस करंट निकाल सकते हो, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया या नहीं? तो ये इतना नीट लेवल के लिए हो गया। भाई हमने यहाँ पे क्या बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कितना होगा रेक्टेंगुलर लूप में। क्लियर हो गया? अब इंड्यूस, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या करोगे, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट नहीं है इसलिए यहां से x डिस्टेंस पर एक ये स्ट्रिप इमेजिन करोगे जिसकी विड्थ कितनी है, dx है, और इस स्ट्रिप पे आप फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो इस स्ट्रिप पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा दिस इज B डॉट DA रहेगा। मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूं, अगर हम करंट नीचे ले लेते तो भी हमारा काम हो जाता। तो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट DA, और मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट। स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिर 2I अपॉन x, और जो DA है यहाँ पर का जो एरिया है, दिस एरिया इज B इंटू dx के बराबर आएगा। ये जो स्ट्रिप हमने इमेजिन किया है, इस स्ट्रिप का एरिया किसके बराबर रहेगा, B इंटू dx के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये इतना फ्लक्स हो गया यहाँ पे,
क्लियर? तो आपको इस पूरी लूप के लिए फ्लक्स चाहिए, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन x और फिर b dx। तो इसको जब सिंप्लीफाई कर दोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दिस इज 2i और इनटू b और 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होगा log x और लिमिट कहां से कहां तक आएगी इसकी, a से लेकर l प्लस a तक इसकी लिमिट रहेगी। सो दिस इज गिवन बाय म्यू नॉट 2ib log l प्लस a अपॉन l प्लस a एंड होल डिवाइडेड बाय 4 पाई। और म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको चाहिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, इसका रेशियो। तो इसमें फ्लक्स है, इसका करंट है, तो करंट से करंट वाला टर्म हट गया, तो ये फार्मूला बचा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई b log l प्लस a अपॉन a। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। और अगर यहाँ पे करंट बदल रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ ऑन सेकंड इज इक्वल्स टू माइनस m म्यूचुअल इंडक्टेंस di1 अपॉन dt। सो di1 ये है आपका 2 एम्पियर पर सेकंड। अगर ये किस रेट से बदल रहा है तो आपको ये पता है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ दिया हुआ, आप यहाँ पे कितनी इंड्यूस ईएमएफ आएगी ये निकाल सकते हो, और सेकंड वाली कॉइल में कितना इंड्यूस करंट आएगा, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ लूप। इससे आप डिवाइड कर दो इसका रेजिस्टेंस से, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, करंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो जेई लेवल पे, मेंस में तो थोड़ा कम रहेगा, एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं आपके, जिसमें कैलकुलेशंस होते हैं, ध्यान रखना। समझ गए या नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी जेई वाले बच्चों? नो सर। हाँ, नीट लेवल पे आपका सिर्फ डायरेक्शन पूछ सकता है, इंड्यूस ईएमएफ का कितना होगा, किधर होगा, लेकिन जेई लेवल पे फिर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, हाँ बोलो सर। हमको अगर इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो कैसे करेंगे फिर? आपने भी फ्लक्स निकाले ना। अरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले बताया ना, मैग्नेटिक फील्ड अकेली कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं ना, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया ना मैंने तुम लोगों को। हाँ सर, पर इसमें कांस्टेंट नहीं रहेंगी ना बी के ये लूप के लिए। हाँ, लूप के लिए कांस्टेंट नहीं है, इसलिए तो अपन ने फ्लक्स निकाले, एक छोटी सी स्ट्रिप में हमने फ्लक्स निकाला और पूरी लूप के लिए फ्लक्स के लिए आपने इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल था इसलिए कर लिए। लेकिन यहीं पे अगर ये सर्कुलर लूप होती तो वो इंटीग्रेशन कांस्ट नहीं आ पाता बराबर फिर आपका। ठीक है, यही वाली लूप अगर सर्कुलर बना देते तुम तो वहां पे आप इंटीग्रेशन कैसे करते, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिचुएशन तो आप कुछ भी बना दो, ठीक है, सिचुएशन कोई भी बना दो, सिचुएशन के कोई हाथ पैर नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन भी तो करना चाहिए आपको। ठीक है, समझ गए अभी योजित? हाँ सर। ओके, तो ये पेज नंबर 4 था या 5 था? ये समझ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाले अपन ने, अरेंजमेंट का। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी अपन अब अगली क्लास में देखेंगे। नीट लेवल पे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आता, ध्यान रखना है ऐसी सिचुएशन में। क्या नहीं आता, ये पूरे कैलकुलेशन नहीं होते नीट में, ठीक है, इस तरह के कैलकुलेशन नहीं होते। और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोएक्सियल सोलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर 2 सर्कुलर लूप वाला और वो कोप्लेनर वाला, मतलब कोप्लेनर सर्कुलर लूप, कोप्लेनर अपन ने एक स्क्वायर लूप वाला किए, और एक कोएक्सियल सोलिनॉइड, उनके फार्मूला ही बस नीट लेवल के लिए हैं, बाकी के नहीं है। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस से जो कैलकुलेशन होते हैं कि भाई कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो वो बनते हैं, वो बेसिक क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में कर रहे थे, है ना। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी का फिर अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बेटा अपन कल की क्लास में देखेंगे। अभी म्यू नॉट, समीर कामले क्या लिखा रे, म्यू नॉट अपॉन बी अपॉन 2 पाई लॉग बी अपॉन, क्या का आंसर लिखा था समीर? सर इसका ही कैलकुलेशन स्टार्टिंग में किया था। अच्छा, वेरी गुड यार, बढ़िया, ठीक है, समझ गया पूरा कैलकुलेशन सर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।